Assalamu alaikum to all of you. Welcome to CHS Forum. According to Central Periphery Model, दुनिया में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि डेवलप्ड स्टेट्स अंडर डेवलप्ड स्टेट्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। अगर इस एक्सप्लॉइट की टर्म को मैं एक्सप्लेन करूं तो उनसे रॉ मटेरियल ख़रीद कर उसमें वैल्यू ऐड करके उसको बेचने के साथ साथ अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बूस्टर करती हैं। और इसी सिलसिले में जो सी पैक के क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि सी पैक भी एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की कड़ी है जिसके थ्रू चाइना एक्सप्लॉइट करने जा रहा है बाकी ममालिक को। जैसे OBOR में चाइना ने श्रीलंका की हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर जो है वो 100 ईयर्स की लीज ली है, तो उसको क्रिटिक्स जो है वो एज अ एग्जाम्पल सामने प्रेजेंट करते हैं। ऑन अदर हैंड बहुत सारे लोगों का वाइडली जो एक्सेप्टेड परसेप्शन है वो ये है कि सी पैक जो है वो एक गेम चेंजर है, जिसके थ्रू एक ऐसा गेम चेंजर जिसके थ्रू पाकिस्तान और चाइना एक कॉपरेशन के थ्रू विन विन सिचुएशन के थ्रू जो है वो दोनों इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, साथ ही साथ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है वो प्रमोट होगी इस रीजन के अंदर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सी पैक के हक़ाइक़ क्या हैं और साथ ही साथ ये इनिग्मा है क्या। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की अगर बात की जाए तो 1950 में जब पाकिस्तान जो है उन पहली स्टेट्स में से था जिन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म करके जो आपकी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसको एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। उसके बाद आप फिर 1962-63 में देखें हमने बाउंड्रीज इश्यूज़ को रिजॉल्व किया। 66 में हमारा जो है वो मिलिट्री अलाइंस भी बने और फिर 70s में जो है वो बाकायदा तौर पर हमारे फिर उनके साथ कोलिशन स्टार्ट हो गई। तो ये दोस्ती बहुत ज़्यादा पुरानी है और अगर इसको मौजूदा दौर में आज के प्रेसिडेंट ऑफ चाइना की अल्फाजों में समझना चाहें तो फ्रेंडशिप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन trust and mutual support, and we have been devoted friends to both goods and hard time. Our friendship is pace setter for amicable relation between countries. यानी कि शी जिनपिंग जो है जो प्रेसिडेंट है मौजूदा ताहयात प्रेसिडेंट चाइना के, उनकी नज़र में पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप एक पेस सेटर है बाकी ममालिक के लिए। इसी असना में अगर हम समझें कि सी पैक क्या है तो सी पैक जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, यानी कि इसके थ्रू रीजनल कनेक्टिविटी बहाल होगी। अब ये रीजनल कनेक्टिविटी किस तरह से बहाल होने वाली है? 3 मेजर जो सेक्टर हैं जिसमें चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में, जो कि 2017 में ही 60 बिलियन को क्रॉस कर गई थी, ठीक है, और मौजूदा दौर में ये इन्वेस्टमेंट और बढ़ चुकी है। ये मुआहदा 2013 में साइन हुआ, 2015-16 में बाज़ाब्ता तौर पर इसके जो है वो प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिए गए, ठीक है, जब गवादर से जो है वो पहला जो गवादर पोर्ट से पहली शिपमेंट गई चाइना की अफ्रीका को। अब इसके अंदर हो क्या रहा है सी पैक के अंदर? इसके अंदर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है 3 मेजर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स और तीसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। होने क्या जा रहा है कि एनर्जी सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके जो है वो एनर्जी का जो क्राइसिस है उसको ओवरकम किया जाए। देन मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये जो पोर्ट है जो कि वार्म वाटर पोर्ट है जो कि साल में 12 के 12 महीने चलती है, इसको यूटिलाइज़ किया जाए और फिर जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाए जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाए। ये तो विजन है चाइना का और पाकिस्तान का। अब हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज़ द चांस टू इम्प्रूव डिप्लोमेटिक रिलेशंस। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल करने के लिए पाकिस्तान को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप सिचुएशन को समझें तो जब ये जो एक पोर्ट है जो हमारी वार्म वाटर पोर्ट है गवादर पोर्ट, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पोर्ट जो है ये आइडिया था हमारे ही प्रेसिडेंट का 60s में
कि जो है ये यूएसए को हमने, सॉरी 70s में जो है वो हमने निक्सन जो अपना यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनको हमने प्रपोज़ल दिया था कि जी हमारी वार्म वाटर पोर्ट को डेवलप किया जाए, उसको यूटिलाइज़ किया जाए। लेकिन ये आइडिया उन्होंने जो है वो एक पसे पर्दा डाल दिया और इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई और काम नहीं हुआ। हम चाहते थे कि अमेरिका इस पर इन्वेस्टमेंट करे, हमारी पोर्ट को डेवलप करे और फिर जो है इस रीजन को जो है वो और स्ट्रेंथन किया जा सके। लेकिन इसके ऊपर काम किया चाइना ने, और जिससे पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि एक अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान का नेबर है वो एक लैंड लॉक कंट्री है, उसकी चारों सराउंडिंग में ज़मीन है। अगर उसको एक्सपोर्ट करना है समंदर के रास्ते तो फिर उसको पाकिस्तान जो है वो नियरेस्ट जो है वो ओरिजिन मिलता है। और जिसकी बेहतरीन एग्जांपल जुलाई 2020 में जो है वो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड विया पाकिस्तान गवादर पोर्ट बिगिंस इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020, यानी कि हम ये ट्रांजिट ट्रेड स्टार्ट कर चुके हैं इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2020। तो जब आप वहाँ से इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है, और फिर अगर अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाती है तो जो आपकी सार्ट्स हैं, जो आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो आपकी जो है वो लैंड लॉक है, और वो जो रीजन है सार्ट्स का वो बहुत हद तक इनरिच्ड है ऑयल और गैस से, ठीक है जी। और फिर जो है ये इस रीजन को भी अगर सार्ट्स को ट्रेड करनी है तो इसको भी जो शॉर्टेस्ट रूट मिलेगा वो पाकिस्तान के थ्रू मिलेगा। तो इस तरह से पाकिस्तान ना सिर्फ इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग कर सकता है बल्कि अपने डिप्लोमेटिक टाइज भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है जी। तो एक अपॉर्चुनिटी है। देन दूसरी जो हमारे पास प्लस पॉइंट है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का इससे क्या ताल्लुक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब प्रोजेक्ट लगेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, ये मैं आपको आगे पूरी फाइनेंस समझाता हूँ कि सीपैक की फाइनेंस है क्या, एक्चुअली कहाँ से पैसा आ रहा है। लेकिन 80% जो पैसा है वो टोटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, 80 to 70 अप्रॉक्स। तो ये पैसा जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो आपको पता है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो आपकी प्लस में जाती है, तो आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। देन जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होंगी, इकोनॉमिक जोन डेवलप होंगे, तो इसी रीजन के अंदर आपकी इंडस्ट्रीज लगेंगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी, और फिर साथ ही साथ जो है वो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फिर आपकी जीडीपी में प्लस पॉइंट आएगा। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इस पोर्ट को यूटिलाइज़ करके हम जो है वो ला सकते हैं। साथ ही साथ जो सीपैक का प्रोजेक्ट है कि जी इकोनॉमिक जोन बनाए जाए, बेसिकली चाइना का मॉडल है, चाइना ने भी यही किया था, अपने इकोनॉमिक जोन बना के छोटे छोटे, उसके अंदर फिर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वही मॉडल वो यहाँ पे लाना चाह रहा है। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू जो है वो आपकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो सकती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो मेजर चीज़ होती है, प्राइमरी जो एक रिक्वायरमेंट होती है किसी मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है जी। अगर आपके पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगी तो फिर आप जो भी मटेरियल जो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में आपको एक मेजर इशू आएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा जब आपके जो ब्रिटिश थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और उसके बाद ब्रिटिश ने यूनाइटेड इंडिया के अंदर सबसे पहले रेलवे स्ट्रक्चर बनाया, आपके रोड्स आपको उसी वक्त के बने हुए मिलेंगे। वो बेसिकली क्या था कि वो जो रेलवे ट्रैक बने, वो आपको जो रोड्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, वो बाद में वही रोड और वही ट्रैक यूटिलाइज हुए यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाने के लिए, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया भी। तो बेसिकली प्राइमरी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होती है, ठीक है जी, क्योंकि वहीं से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होगी बाकी सारी चीज़ों की। तो ये तो पाकिस्तान के कुछ फ़वाइद थे। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि इसकी फाइनेंसिंग किस तरह से हो रही है। इनिशियल $46 बिलियन जो इन्वेस्ट हुआ, जो कि 2017 में $60+ बिलियन पे चला गया, उसमें से $34 बिलियन आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। इसका मतलब है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पास डायरेक्ट आ रही है, ठीक है, जिसमें पावर चाइना है, कुछ और बड़े शैंगडोंग है, कुछ और बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो वो जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमने एक नुकसान किया है कि हमने बहुत ज़्यादा लीनियंसी दी है, IPPs बना दिए, जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं एनर्जी के। लेक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात की, आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। तो बहरहाल मुद्दे पे आए तो 34 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और 12 मिलियन आपके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंसेशन लोन्स हैं, ठीक है जी। और ये कंसेशन लोन्स किस तरह से ख़त्म होंगे ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल
हो आप लोगों में से N30 या N50 या N5 या N35 किसी भी जो मोटरवे से अगर आपने ट्रैवल किया हो या हाईवे से, तो आपको पता चलेगा कि उसके टोल टैक्स हैं आपके 250 रुपये से 300, इस तरह के अमाउंट है। जबकि उसी के ऑपोजिट अगर आप जो है वो जो पुरानी हमारी हाईवेज थी, उसका टोल टैक्स हमारा होता था 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, ठीक है जी। तो बेसिकली ये टोल टैक्स जो है ये हम सारा का सारा हमें 6 से 8 बिलियन जो आपका डॉलर आपको देना है एनुअली, ठीक है जी। और वो इसी तरह से आपकी और मेरी जेबों से निकलेगा। साथ ही साथ आपके अगर आप बिल के अंदर देखें तो उसमें भी कुछ CPEC के नाम पे एक्स्ट्रा टैक्सेस जो है वो लगाए जा चुके हैं। तो इस तरह से ये रिकवरी होगी। बहरहाल 12 बिलियन है, कवर करना है हमें। तो उसके बाद आपके एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं 10,400 मेगावाट के। अच्छा, ये तो जी पाकिस्तान के हवाले से हो गया। अब बात करते हैं चाइना को इससे क्या फ़ायदा है। तो चाइना के हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि चाइना की जो इकॉनमी है ये ज़्यादातर ऑयल के ऊपर बेस्ड करती है, क्योंकि चाइना जो है बहुत तेज़ी से अपनी जो GDP है उसको एक्सपेंड कर रहा है, और इन टर्म ऑफ PPP वो USA को पीछे भी जोड़ चुका है, और GDP में भी सेकंड नंबर पर हाईएस्ट इकॉनमी है उसकी। और ये इकॉनमी जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ड करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, और वो इंडस्ट्री बेस्ड करती है फ्यूल के ऊपर जो कि ऑयल है। और इस ऑयल का जो कि चाइना इंपोर्ट करता है उसका 80% जो है वो आपके अरेबियन सी से पास होता है। इसको मैंने अपने लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में कवर किया है, कॉपरेशन एंड कंपटीशन इन इंडियन ओशन, उसको आप देखिएगा। बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ फिर भी। तो ये ऑयल जो है ये यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, यहाँ से जाके स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए यहाँ से आता है, बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हरमोज से यहाँ से आता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, और ये यहाँ पर। तो ये पूरा जो है ना वो ऑयल का इसका रूट है, ठीक है जी। तो इसके लिए जो है वो चाइना क्या कर रहा है कि इस रीजन के अंदर इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे। तो इंडिया जो है वो जब चाहे तो ऑयल की मूवमेंट को रोक सकता है। तो चाइना के लिए एक बड़ा थ्रेड है, जिसको ओवरकम करने के लिए चाइना ना सिर्फ अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहा है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर यहाँ से बर्मा से लेकर थाईलैंड और आपका बांग्लादेश हो गया, ठीक है, म्यांमार और फिर पाकिस्तान, तो ये सारी श्रीलंका, ये सारी जगहों से होते हुए वो अपनी पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे उसको सर्विलेंस फैसिलिटीज़ और कहीं कहीं नेवल बेस की फैसिलिटी भी मिल रही है। तो इसके थ्रू चाइना जो है वो एक्सेस हासिल कर रहा है वार्म वाटर पोर्ट के ऊपर। वार्म वाटर पोर्ट का भी मैं आपको बता दूं वो ऐसी पोर्ट होती है जो कि साल में 12 महीने जो है वो रनिंग में होती है, यानी कि पानी वहाँ पे जमता नहीं है। रशिया जो है वहाँ का आधा साल पोर्ट बंद रहती है, ठीक है। तो रशिया जैसे ममालिक को भी यहाँ से फ़ायदा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये चाइना जो है वो यहाँ पे एक्सेस कर रहा है, और यहाँ से चाइना कनेक्ट हो रहा है ना सिर्फ साउथ अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से सबसे डायरेक्ट जो है वो लिंक मिल रहा है। ये रूट बनता है 1600 किलोमीटर का, और ये तकरीबन जो है वो 500 किलोमीटर बनता है। तो इस हिसाब से जो है वो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अच्छा, इसके बाद जो है ये मैंने आपको मज़ीद बता भी दिया है कि चाइनीज़ ऑयल सप्लाई का रूट है, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बन रहा है, यहाँ से CPEC से कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट जो है वो और चाइना कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे। अच्छा, अब जो है मैं आपको बता दूं कि चाइना जो ये जो है पाकिस्तान के अंदर CPEC का जो प्रोजेक्ट है उसमें 3 रूट जो है वो डेवलप कर रहा है। एक आपका वेस्टर्न है, ठीक है, वेस्टर्न रूट ये वाला है, ठीक है, जो बलूचिस्तान से और फिर यहाँ से KPK से, और एक आपका ईस्टर्न रूट है जो कि यहाँ से आपका कराची, हैदराबाद और फिर यहाँ से नवाबशाह, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, यानी कि जो ज़्यादातर डेवलप स्टेट्स हैं, डेवलप सिटीज़ हैं, वहाँ से होता हुआ जा रहा है। इस पे भी एक इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट था हमारे यहाँ कि जी पहले वेस्टर्न जोन को डेवलप किया जाए। तो वेस्टर्न जोन पे जो है वो पाकिस्तान को मसाइल हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में इंडिया के इन्वॉल्वमेंट भी है, उस पर मैं आगे बात करता हूँ। तो बताने की बात ये है कि 3 यहाँ पर रूट हैं जी, एक वेस्टर्न, एक आपका जो है वो सेंट्रल और एक आपका ईस्टर्न, ये 3 रूट जा रहे हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं बाय रोड्स की, फिर ट्रेन जो है उसकी कैपेसिटी जो है उसकी जो उसकी सलाहियत है वो 160 किलोमीटर से ऊपर तक जाने की है। तो उसके ऊपर भी चाइना जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फिर जो है ये कोल पावर प्रोजेक्ट हैं, उसके ऊपर बात करता हूँ। पहले गवादर की बात करते हैं। गवादर में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, पीने के पानी के साफ़ जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जा रहा है चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल के नाम से। फिर यहाँ पे जो है वो हपको के साथ कोलिशन से जो कोलैबोरेशन से एक थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है, ठीक है जी। फिर यहाँ पे
कराची के अंदर, फिर आपके जो है वो इस पूरी पट्टी के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से एनर्जी की जो पावर प्लांट लगाए गए हैं। और उसमें जो है वो 3 तरह के आपकी एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें आपके हाइड्रो पावर है, आपके थर्मल हैं, और आपके जो है वो जो विंड पावर के हैं, ठीक है, सोलर के भी हैं, सॉरी, ठीक है। तो जो आपका केपीके का रीजन है वहाँ पे हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि पानी का फ्लो है तो उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। फिर जो है वो सिंध के अंदर जो है वो सोलर के कुछ प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक जो है वो सबसे बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट 900 मेगावाट का, वो भी इसी के अंदर लगा है। फिर बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, आप तसल्ली से इसको देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। फिर साथ ही साथ इकोनॉमिक जोन की डेवलपमेंट है। तो इस तरह से जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। अब बात करते हैं चैलेंजेस फॉर सी पैक की। तो द फर्स्ट चैलेंज इज ओवर्ट अपोजिशन फ्रॉम हॉस्टाइल नेबर। अब वो नेबर कौन है आपको भी पता है कि जी पाकिस्तान के वजूद के बाद से लेकर इंडिया ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया एज अ सोवरेन स्टेट। शुरू में ही पानी रोक लिया, ठीक है, उसके बाद जो है वो हैदराबाद दक्कन जूनागढ़ वाला इशू हुआ, फिर और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट 1965 71 बहुत सारे इवेंट्स आपके सामने हैं। और अभी भी बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंसर्जेंसी जो है वो नज़र आती है, जिसमें भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। रिसेंटली कुलभूषण जाधव जो है 2016 में उनको एक स्पाई, जो इंडियन स्पाई हैं, उनको पकड़ा गया यहाँ पे, ठीक है। फिर और डिफरेंट जो आपका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसका अगर आप देखें तो उसने चाइनीज़ एम्बेसी में जो है वो अटैक किया। BLA को भी जो है वो इंडिया बाकायदा फंडिंग करता है। तो टेररिज्म दूसरा चैलेंज हमारे लिए। अच्छा, एक और चीज़ बता दो, जो वेस्टर्न जोन है वो बलूचिस्तान से ठीक ठाक गुजरता है, और उसको जो है वो चाइना बार बार, जो इंडिया है वो बार बार जो है वो यहाँ पे इंसर्जेंसी के थ्रू नुकसान पहुँचाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपकी इन्वॉल्वमेंट हो गई, बलूचिस्तान इंसर्जेंसी हो गई, देन टेररिज्म हो गया। टेररिज्म में BLA के आपने बहुत सारे, एक देखा अटैक हुआ चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर, फिर रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हुआ, ठीक है। फिर रेंजर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर अक्सर जो है वो हैंड ग्रेनेड्स फेंक दिए जाते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स आपको मिलते नज़र आएंगे, BLA की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आएगी। तो टेररिज्म जो है वो एक और बड़ा चैलेंज है इसको, और टेररिज्म के लिए हमने ऑपरेशंस भी किए हैं, लेकिन अभी मज़ीद हमें जो है वो बेहतरी की ज़रूरत। देन जियो पॉलिटिक्स अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। जियो पॉलिटिक्स अप्रोच होती क्या है? हमने फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ना, हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडियन सेंट्रिक रखा, यानी कि हमारी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो जियो पॉलिटिक्स अप्रोच रही है उसमें, यानी कि हमारी ज्योग्राफी की वजह से पॉलिटिक्स जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमने जियो पॉलिटिक्स अप्रोच के साथ रहे हैं हम लोग अब तक, जबकि हमें जियो इकोनॉमिक अप्रोच रखनी चाहिए थी। जियो इकोनॉमिक अप्रोच क्या होती है कि ज्योग्राफी के हिसाब से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए और ऐसे डिसीजन लिए जाएं जिसके थ्रू आपकी जियो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो, जबकि हमने हमेशा से जियो पॉलिटिक्स यानी कि अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग रखा है। जैसे कि हमारे बहुत सारी बजट का 16% हिस्सा जो है वो हमारा आर्मी की तरफ चला जाता है, सॉरी आर्मी नहीं, हमारे टोटल जो आपके बजट है मिलिट्री का उसके अंदर जाता है। तो ये हमारी मेरा मानना है कि जियो पॉलिटिक्स अप्रोच से हमें निकल कर अब जियो इकोनॉमिक अप्रोच की तरफ आना होगा। देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कि जी हमारे जो प्रोजेक्ट लगे हैं उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि देखें जो प्रोजेक्ट लगे हैं उनके अंदर जो है वो पोल्यूशन के कुछ केसेस राइज हुए, ठीक है, क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट है तो इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपकी जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और आप जाके अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो फिर जो है वो इस तरह के मामलात बढ़ते चल जाएंगे। और क्लाइमेट चेंज जो है उसमें पाकिस्तान 5th नंबर पर रैंक करता है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्रीज़ में। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो डिफ़ाइन होना चाहिए कि इतने पाकिस्तानी होंगे, ये पूरी हायरार्की होगी, इस तरह से होगा। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। देन रिसोर्स कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। रिसोर्स कैपेसिटी के बारे में आपको बता दूं कि जी आपके पास ह्यूमन पावर ही नहीं है इतनी कैपेबल
कैपेबल कि जी वो जो तेज़ी से आपने इंडस्ट्रियलिज़म लाना है, उस इंडस्ट्रियलिज़म को बोल्स्टर कैसे करेंगे? आपको ह्यूमन पावर्स चाहिए, ठीक है, जो कि रिसोर्स कैपेसिटी चाहिए, जो कि तेज़ी से इस फैलने वाले इंडस्ट्रियलिज़म को स्ट्रेंथन करे। तो उसके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट की थी चाइनीज़ गवर्नमेंट को, जो कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है गवादर के अंदर। इसी के साथ पाकिस्तान में भी कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए जहां पे टेक्नोलॉजी के साथ कल्चरल लैग को ख़त्म किया जा सके और ये जो यूथ बल्ज है इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके एक बेनिफिशियल यूथ के तौर पे। देन द वे फॉरवर्ड कि किस तरह से हमें चलना है। तो फर्स्ट थिंग, वी नीड टू कल्टिवेट मोर एक्टिव रिलेशन विद द नेबर्स। अगर आप नेबर्स में देखें तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात कुछ नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी आपको पता है। दैन ईरान के साथ भी कुछ ख़ास ताल्लुकात नहीं है। इंडियन एनिमोसिटी आपके सामने है। तो यहाँ से जो है वो आपको समझ में आता है कि आपके नेबर्स के साथ आपकी फॉरेन पॉलिसी ने अच्छे मामलात नहीं रखे हुए। और हमारी शुरू से एक पॉलिसी रही है कि हम जो है वो सात समंदर पार यूएसए के साथ अलाइंस बना लेते हैं, अपने पड़ोसियों को निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे साथ हमें अब अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज लाना होगा और नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। फिर अब अगर अफ़गानिस्तान में पीस नहीं होगा तो यहाँ से जो वक्खन की स्ट्रिप है, जिसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो अगर आपने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को अपने साथ मिलाना है तो आपको अफ़गानिस्तान में पीस चाहिए ही चाहिए। इसलिए अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम भी है। देन ऑल MOUs शुड इम्प्लीमेंटेड इन देयर ट्रू स्पिरिट। जितने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ट्रू स्पिरिट जैसे डॉक्यूमेंटेड है वैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। देन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंट्रोलिंग ऑफ इंटरनल वायलेंस। आपके यहाँ इंटरनल वायलेंस जिसमें सेक्टरियानिज़म आपके फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन स्टार्ट हो गया था। आपने देखा 1950s के अंदर जो है वो एंटी अहमदी मूवमेंट हुई और फिर डिफरेंट जो है वो उसके बाद आपको इवेंट नज़र आते हैं। तो अभी भी जो है वो सेक्टरियानिज़म जो है वो एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। उसके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी एक बिल पास किया है बुनियाद तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के नाम से, जिसके थ्रू जितना भी कंटेंट है वो पहले जो है वो पास होगा, उसके बाद जो है वो आपके कोर्स के अंदर शामिल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो कंटेंट होता है, सोशियोलॉजी भी यही कहती है कि जी बुक्स हैं आपकी, ठीक है, आपका टेलीविज़न है, ये सारी चीज़ें जो आपका कंटेंट होता है ये एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है परसेप्शन बिल्डिंग में, ठीक है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जी आप सेक्टरियानिज़म को कंट्रोल करें और कंटेंट को जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं करें। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जो सेक्ट के डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो अपने न्यूज़पेपर्स जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके अंदर वो अपना ऐसा मवाद होता है जो कि काबिल कबूल नहीं होता। दैन टेररिज्म आपके सामने, ठीक है, उसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। अच्छा, फिर एलिमिनेशन ऑफ करप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि करप्शन अगर रहेगी तो आप कभी भी जो है ना वो बूस्ट नहीं हासिल कर सकते। फिर ये करप्शन आपकी एजुकेशन को भी जो है वो डिटेरिएट कर रही है, आपके गवर्नेंस सिस्टम भी आपका सारा तबाह होता जा रहा है, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूँ मेरिटोक्रेसी की बात आती है बीच में कि जी मेरिट इम्प्लीमेंट तब होगा जब करप्शन ख़त्म होगी। तो मेरिट होगा तो काबिल लोग आएंगे सामने, तो फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगी, आपकी ह्यूमन कैपेसिटी भी डेवलप होगी। दैन इम्प्रूवमेंट इन ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर रेड टेपिज्म का कल्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत स्लो प्रोसेस है। आपने देखा होगा अगर किसी का डीसी ऑफिस में जाना हुआ तो बहुत स्लो प्रोसेस है हमारे यहाँ। तो इसको रेड टेपिज्म के कल्चर को और ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा जो है वो बेहतरी की तरफ लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और साथ ही साथ कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ ये बहुत अहम है, इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ इसलिए अहम है क्योंकि जब हमारे यहाँ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो अपोजिशन को साथ नहीं रखा जाता और अगले 5 साल बाद अपोजिशन जो है वो शामिल हो जाती है आके गवर्नमेंट में। तो वो क्या करती है, पुराने प्रोजेक्ट को ख़त्म करके नए प्रोजेक्ट ले आती है। इसके थ्रू क्या होता है कि जी ठीक ठाक नुकसान होता है हमारी जो हमारी स्टेट है उसको। तो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए, अपोजिशन को मिला के होनी चाहिए, ताकि जब वो इम्प्लीमेंट हो तो फिर कंसिस्टेंटली वो जो है वो इम्प्लीमेंट हो। अच्छा, इसके बाद कंक्लूजन की बात करूँगा एक बहुत छोटे से पैराए के अंदर। पाकिस्तान को अगर आप सराउंडिंग में देखें, बल्कि CPEC की अगर बात करें तो USA जो है ना वो नहीं चाहता कि चाइना जो है वो बूस्ट करे अपनी इकॉनमी को। इसके लिए वो हांगकांग से प्रेशर डाल रहा है चाइना को, ठीक है। पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो वो इंडिया को अपना अलायंस बना के जो है वो USA
कश्मीर में पाकिस्तान को जो है वो प्रेशराइज़ कर रहा है, फिर स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ के ऊपर भी पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ शिप्स के ऊपर टारगेट हुआ है। तो ये एक्टिविटीज़ बताती हैं कि यूएसए जो है वो अपनी हेगेमनी खोना नहीं चाहता और होता भी यही है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो कि कंसिस्टेंट हो, अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अलाइन करे। इसके साथ साथ वीडियो का इख्तिताम है जी। आपका असाइनमेंट है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सीपैक ऑन पाकिस्तान इकॉनमी। और आज की अच्छी बात ये है कि आपने के घर में अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग है या फिर कोई एजड है, आपके वालिदैन हैं या दादा दादी हैं, तो खुदारा उनको टाइम दें, उनको वक्त दें, उनको आपके वक्त की ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर आपको सुना है, आज उनको आपके सुनने की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि कोई उनके पास बैठे उनसे बात करे। खुदारा अपने बड़े बुज़ुर्ग का ख्याल रखें, उनको वक्त दें, उनको आपके वक्त की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।